स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। ओमान की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ओमान की खाड़ी अरब सागर को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जोड़ती है, जो आगे चलकर फारस की खाड़ी में गिरती है। 2. ओमान की खाड़ी विश्व के सबसे बड़े समुद्री मृत क्षेत्रों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओमान की खाड़ी, जिसे मकरान की खाड़ी या मकरान सागर के नाम से भी जाना जाता है, हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में जाने का एकमात्र प्रवेश द्वार है। यह अरब सागर को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जोड़ता है, जो फिर फारस की खाड़ी में गिरता है। अतः कथन एक सही है। ओमान की खाड़ी की सीमा उत्तर में पाकिस्तान और ईरान, पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण में ओमान से लगती है। 55 से 95 किलोमीटर चौड़ी हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है तथा ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है। इसमें केशम, हॉर्मुज और हिंगम जैसे प्रमुख द्वीप शामिल हैं। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट के रूप में यह वैश्विक तेल खपत के लगभग 20 से 25% के मार्ग की सुविधा प्रदान करता है, जो इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। वर्ष 2018 में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि ओमान की खाड़ी विश्व के सबसे बड़े समुद्री मृत क्षेत्रों में से एक है। अतः कथन 2 सही है। मृत क्षेत्र तब उत्पन्न होते हैं जब जल में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाने के कारण समुद्री जीव मर जाते हैं या पलायन कर जाते हैं, जिससे जीवंत पर्यावास जैविक मरुस्थल में बदल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका नेतृत्व रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। 2. यह लंबी दूरी पर दुश्मन के प्रक्षेपास्त्रों और कवच, जिनमें क्रूज मिसाइलें, स्टील्थ लड़ाकू जेट और ड्रोन शामिल हैं, का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा। 3. इसमें 3 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होंगे, जिनकी मारक क्षमता क्रमशः 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर होगी। साथ ही इसमें उन्नत लंबी दूरी की निगरानी और फायर कंट्रोल रडार भी होंगे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रोजेक्ट कुशा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संचालित भारत का एक महत्वाकांक्षी रक्षा प्रयास है, जिसका लक्ष्य 2028 से 29 तक अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। अतः कथन एक सही है। यह दुश्मन के प्रक्षेपियों और कवच, जिसमें क्रूज मिसाइल, स्टील्थ फाइटर जेट और ड्रोन शामिल हैं, को लंबी दूरी से पहचानने और नष्ट करने में सक्षम होगा। अतः कथन 2 सही है। इसमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर रेंज वाले 3 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें और उन्नत लंबी दूरी की निगरानी तथा फायर कंट्रोल रडार शामिल होंगे, इसलिए कथन 3 सही है। इसके रूस की प्रसिद्ध S-400 प्रणाली और इजराइल की आयरन डोम प्रणाली जितना प्रभावी होने की आशा है। अगला प्रश्न है, गोर समिति 1971, रिबेरो समिति 1998 और पद्मनाभ्या समिति 2000 को प्रायः समाचारों में निम्नलिखित संदर्भ में देखा जाता है। ए पुलिस सुधार, बी कृषि सब्सिडी, सी पर्यावरण संरक्षण, डी शिक्षा नीति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पुलिस सुधार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पुलिस सुधार समिति, गोर समिति 1971, रिबेरो समिति 1998 और पद्मनाभ्या समिति 2000 को प्रायः पुलिस सुधारों के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत ने औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था को बनाए रखा, जिसके कारण अकुशलता, भ्रष्टाचार और जनता में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई। गोर समिति 1971 ने पेशेवर सेवा उन्मुख पुलिस व्यवस्था की ओर बदलाव की सिफारिश की। रिबेरो समिति 1998 और पद्मनाभ्या समिति 2000 ने पहले की सिफारिशों को मजबूत किया तथा स्वतंत्र निरीक्षण निकायों, आधुनिक प्रशिक्षण और सामुदायिक पुलिसिंग की वकालत की। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? ए, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, डी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत गठित किया गया है। इसका गठन विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं इससे लगे राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से किया गया। यह वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी समस्याओं की पहचान, अनुसंधान, समन्वय और समाधान सुनिश्चित करता है तथा एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के कारणों एवं प्रभावों का समग्र प्रबंधन करता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गोल्डन फाइबर के नाम से प्रसिद्ध जूट खेती और उपयोग की दृष्टि से भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। 2. भारत विश्व स्तर पर जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसमें पश्चिम बंगाल, असम और बिहार प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। 3. जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चा जूट खरीदता है जिसकी कोई मात्रा सीमा नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जूट या गोल्डन फाइबर खेती और उपयोग के संदर्भ में कपास के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नकदी फसल है, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसमें पश्चिम बंगाल, असम और बिहार प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं, अतः कथन 2 सही है। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कपड़ा मंत्रालय के तहत एक मूल्य समर्थन एजेंसी है जो बिना किसी मात्रा सीमा के किसानों से एमएसपी पर कच्चा जूट खरीदती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। 2. एटीआर की करियनशोला, ग्रास हिल्स और मंजमपट्टी क्षेत्रों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। 3. यहाँ कदार और मुदुवार सहित कई स्थानीय समुदाय निवास करते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या एटीआर, इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यह तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के करियनशोला, ग्रास हिल्स और मंजमपट्टी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचाना गया है, अतः कथन 2 सही है। विश्व धरोहर स्थल वे स्थान हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके उत्कृष्ट सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित महत्व के लिए मान्यता प्रदान की गई है तथा जो 1972 के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत संरक्षित है। यह कई स्वदेशी आदिवासी समुदायों जैसे कि कदार, मुदुवर, मालासार, मलाई मालासार, एराबलर और पुलायार का निवास स्थान है, अतः कथन 3 सही है। यह पूर्व में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, दक्षिण पश्चिमी और चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से घिरा है। अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय रोम रणनीतिक योजना का उद्देश्य यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पक्षियों की अवैध हत्या, जाल बिछाकर फंसाने और व्यापार को समाप्त करना है। 2. प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रवासी पक्षियों का संरक्षण, प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय रोम रणनीतिक योजना का उद्देश्य यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पक्षियों की अवैध हत्या, जाल बिछाकर फंसाने और व्यापार को समाप्त करना है, अतः कथन 1 सही है। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना मध्य एशियाई फ्लाईवे, आर्कटिक और हिंद महासागरों के बीच के क्षेत्र के साथ प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा पर केंद्रित है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संयुक्त मिशन है। 2. इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों का अन्वेषण करना है ताकि चंद्रमा के जल सहित अस्थिर पदार्थों का अध्ययन किया जा सके। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लुपिक्स या चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच एक सहयोगी मिशन है, अतः कथन 1 सही है।
भारत में इसे चंद्रयान 5 भी कहा जाता है। इसे जाक्सा के H324L रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसमें एक इसरो लैंडर और एक जापान निर्मित MHI रोवर होगा। इसका उद्देश्य चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों के निकट जल सहित अस्थिर पदार्थों की खोज करना है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स का अनुप्रयोग शामिल है? 1. प्रकाश उत्सर्जक डायोड, 2. चिकित्सा निदान, 3. सोलर पैनल, 4. सेमीकंडक्टर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1, 3 और 4, D केवल 1, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D केवल 1, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्वांटम डॉट्स के अनुप्रयोग। क्वांटम डॉट्स और 2D धातुओं ने नैनो मटेरियल्स में क्रांति ला दी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स निदान तथा सतत प्रौद्योगिकियों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्वांटम डॉट्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कुछ नैनोमीटर चौड़े होते हैं और क्वांटम संकेतन के कारण अनोखी विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को सभी आयामों में सीमित किया जाता है। क्वांटम संकेतक के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जावस्थाएं बदल जाती हैं, जो शून्य आयामी पदार्थों जैसे क्वांटम डॉट्स के व्यवहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्वांटम डॉट्स के उपयोगों में LED, चिकित्सा निदान, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर निर्माण शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। अतः विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है, गोलान हाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह दक्षिण पश्चिमी सीरिया में जॉर्डन नदी घाटी के ऊपर स्थित 1200 वर्ग किलोमीटर का चट्टानी पठार है। 2. यह उत्तर में हरबोन पर्वत, दक्षिण में यारमुक नदी, पश्चिम में जॉर्डन नदी और गलीर सागर तथा पूर्व में मौसमी वाली अल रुगदाद से घिरा हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोलान हाइट्स। यह दक्षिण पश्चिमी सीरिया में जॉर्डन नदी घाटी के ऊपर स्थित 1200 वर्ग किलोमीटर का चट्टानी पठार है। अतः कथन 1 सही है। गोलान माउंट उत्तर में हरमोन पर्वत, दक्षिण में यारमुक नदी, पश्चिम में जॉर्डन नदी और गलील सागर तथा पूर्व में मौसमी वादी अल रुगदाद से घिरा हुआ है। अतः कथन 2 सही है। यह क्षेत्र शुष्क इलाके के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गोलान के जलग्रहण क्षेत्र से वर्षा जल जॉर्डन नदी में जाता है। वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने सीरिया से अधिकांश गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। वर्ष 1973 के युद्ध में सीरिया द्वारा इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास असफल रहा। वर्ष 1974 में इजराइल और सीरिया ने विक्टन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने यौम किपुर युद्ध के बाद युद्ध विराम स्थापित किया। अगला प्रश्न है, पुष्कर कुंभ 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? A हरिद्वार, B प्रयागराज, C ऋषिकेश, D चमोली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D चमोली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पुष्कर कुंभ 2025 माणा गांव में स्थित केशव प्रयाग में हो रहा है, जो भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड का अंतिम गांव है। माणा गांव भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के अंतर्गत आता है। केशव प्रयाग अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम है। अतः विकल्प D सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस संत को केशव प्रयाग में देवी सरस्वती से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? A आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, B रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, C कबीर और तुलसीदास, D चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।